हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञानग्राम पॉइंट्स चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, पेपर में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। यह सीरीज 30 क्वेश्चनों की रहेगी दोस्तों। ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है सवाना, ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो दोस्तों, इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिए इसका उल्लेख, देखिए यहाँ पर उल्लेख में दे रखा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा, किस रेखा पर? विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा एवं पर्याप्त तापमान रहता है। तो दोस्तों, यह इसका उल्लेख था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहता है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा जो होती है उसके लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। अब देखिए यहाँ पर उल्लेख, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है मेघ बीज के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इसका उल्लेख हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तालाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, पैरासाइट कहते हैं, या स्कैवेंजर कहते हैं, या डीकम्पोजर कहते हैं, या फिर ओमनीवोर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे मक्खी हो गई, गिद्ध हो गए, ये दूसरों पर निर्वाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एक मेंढक एक टिड्डी को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए है उत्पादन से उपघटक, उत्पादन से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, और द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है रेगिस्तान, बी है समुद्र, सी है वन, और डी है कृषि भूमि। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम जिसे कहते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा है तथा सबसे अधिक भाग पर विस्तारित है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन बी है वन महोत्सव, ऑप्शन सी है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन TERI, इसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द्वारा किया जाता है इसका आयोजन। और क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों 1 से 8 की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? इसका ऑप्शन नंबर ए है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, ऑप्शन सी है परीक्षा के माध्यम से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्जा पिरामिड होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, अनियमित होता है, उल्टा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है शिकार, ऑप्शन सी है निर्माण कार्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उल्लेख देखिए यहाँ पर, वनों की कटाई, शिकार तथा निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, ध्रुव तारा सभी मौसम में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि, एक ही जगह दिखाई देता है, ये पूछा है क्यों दिखाई देता है ऐसा। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ऑप्शन बी है ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, ऑप्शन सी है ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, और ऑप्शन डी है ध्रुव तारा दूसरे तारे से बहुत दूर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव तारा सभी मौसम में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, किस ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए स्थिर अक्ष के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। तो यह इसका उल्लेख है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो सबसे निकटतम तारा कौन सा है सौरमंडल का। ऑप्शन ए है अल्फा सेंटायूरी, ऑप्शन दोस्तों बीटा होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा सेंटायूरी और बीटा सेंटायूरी, और ऑप्शन सी है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ऑप्शन डी है वर्नाड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। प्रश्न 13 है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी तल के नीचे जो लावा होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। ये बाहर निकल के लावा बन जाता है, ये नीचे क्या कहते हैं, इसे बेसाल्ट कहते हैं, या लेकोलिथ कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी है लावा कहते हैं, और ऑप्शन डी है मैग्मा कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। अब उल्लेख देखिए यहाँ पर, उल्लेख जो है, मैग्मा चट्टानों का पिघला रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। तो दोस्तों मैग्मा नीचे होता है और वही जब बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगमरमर किस प्रकार की सेल है। ए ऑप्शन नंबर ए है कायांतरित, ऑप्शन नंबर बी है आग्नेय, ऑप्शन नंबर सी है अपसादी, ऑप्शन नंबर डी है हैलाइट। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कायांतरित सेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, और ऑप्शन डी है मध्य मंडल। तो कौन सी परत है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। ऑप्शन ए है मध्यमंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आयन मंडल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। ऑप्शन ए है सीन की खाई, ऑप्शन बी है मरीना की खाई, ऑप्शन सी है अरब खाई, ऑप्शन डी है सीज्म की खाई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरीना की खाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है सामाजिक वानिकी कहते हैं, ऑप्शन बी है झूम कहते हैं, ऑप्शन सी है तोंगिया प्रणाली कहते हैं, ऑप्शन डी है कृषि वानिकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, तोंगिया प्रणाली। और क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है बलुई मिट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। अब उल्लेख देखिए यहाँ पर, भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है। यह मिट्टी कृषि, एग्रीकल्चर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है, और इससे फसल भी इस मिट्टी में ज़्यादा पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी होगी, ये पूछा है। ऑप्शन ए है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, ऑप्शन बी है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, ऑप्शन सी है बंजर हो जाएगी, या ऑप्शन डी है
अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार बार धान की फसल उगाने से खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी, क्योंकि निरंतर धान की फसल करने से खेतों की उर्वरकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि धान की फसल अधिक उर्वरक लेती है। अतः खेतों की मृदा बंजर ना हो इसलिए एक ही फसल निरंतर नहीं उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 21 है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ है ये पूछा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है सिसिली, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है हवाई, ऑप्शन डी है रॉकीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटोपैक्सी एक जागृत शक्ति ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला में। क्वेश्चन 22 है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा यहाँ पर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो दोस्तों भारत में पूछा है, ये भारत में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माउंट केटू। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी पहाड़, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट व नीलागिरी, ऑप्शन डी है उत्तरी घाट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय का, भारत का हिमालयी क्षेत्र, यहाँ सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन 25 है, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूरब से पश्चिम की ओर जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, ये पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है लूनी नदी, ऑप्शन बी है साबरमती नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। अब यहाँ पर पूछा है प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और महानदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, BOD5 क्या है। ऑप्शन ए है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, ऑप्शन बी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ऑप्शन सी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, ऑप्शन डी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। एक मापन है जिससे जल वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये कब किया गया था, कौन सी सन में, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1985। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1973। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। कब किया था, 1973 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, बाघ के लिए है, भालू के लिए है, एक सींग वाला गेंडा के लिए है, या होंगल के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। कहाँ पर है ये, असम राज्य में है, और यह उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ये यहाँ पर देखिए आप, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है, ये पूछा है। ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चंदौली, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चंदौली। तो दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यह आपका करेक्ट आंसर है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। तो दोस्तों जय हिंद।